एपिसोड 6। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। नाहिद मेरे साथ जुड़कर बैठ गई थी। वो कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो रही थी। हम सरगोशियों में बातें कर रहे थे कि बाहर से कदमों की आवाज सुनकर खामोश हो गए। चंद सेकंड बाद ही वासुदेव दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। उसने एक हाथ में तांबे का थाल उठा रखा था जिसमें 3 प्यालियां थी। उसने सलाखों में हाथ डालकर दरवाजा खोला और अंदर आ गया। ये क्या है? चाय। शहर के लोग रात को भी चाय पीवेंगे। विक्रम शहर से दूध लेकर आया है। इस समय दूध वाली चाय बना ली। सब लोग पी रहे हैं, तुम भी पियो। जब वो वापस जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। शहर से कौन लोग आए वासुदेव? और ये औरतें कौन थी जो चीख रही थी? क्या बताऊं भाया। वासुदेव मेरे सामने बैठ गया। वो तीनों विजय ठाकुर, विक्रम और हमीर सिंह की लुगाइयां हैं। 2 यहाँ थी तो बड़ी खुशी से रह रही थी। तीसरी शहर से आई तो उदास हो गई। उसने दूसरी दोनों स्त्रियों को भी वरगलाया और 3 दिन पहले तीनों चोरी छुपे शहर चली गई। आज विक्रम उन्हें वापस ले आया, इसीलिए चीख चिल्ला रही हैं। अब आप ही बताओ ना भाया, जहाँ पति होगा तो लुगाई को भी तो वहीं रहना चाहिए ना। कोई पति अपनी पत्नी के बगैर तो नहीं रह सकता। मगर वो भाग कैसे गई? शहर यहाँ से करीब है क्या? शहर तो बहुत दूर है भाया। शहर में रहने वाली ये नारियां रेगिस्तान का सफर नहीं कर सकत। मगर तुम राजस्थान की नारियों को नहीं जानते भाया। ये ऊंट पर 100 कोस का सफर कर लेती हैं और थकती भी नहीं। अगर वासुदेव ये समझ रहा था कि मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया है तो वो उसकी हिमाकत थी। जब तक हम चाय पीते रहे वो बैठा बातें करता रहा और उसके बाद खाली प्यालियां लेकर चला गया। जाते हुए उसने एक बार फिर कहा कि सुबह वो हमें शहर भेज देगा। उसके जाने के बाद जानकी ने दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं समझी। कोई फायदा नहीं था। रात का इब्तिदाई हिस्सा था मगर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दरवाजा बंद न होने की वजह से हम अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझ रहे थे और मेरा ख्याल था कि हम रात भर जागते रहेंगे ताकि अगर सूरत हाल कोई नाखुशगवार रुख इख्तियार करे तो उसका किसी हद तक मुकाबला किया जा सके। वैसे मैंने तय कर रखा था कि इन लोगों ने रात को किसी वक्त कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं नाहिद और जानकी को बचाने के लिए जिंदगी के आखिरी लम्हों तक मुकाबला करूंगा। नाहिद से अगरचे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। जहाज के हादसे के बाद ही उन माँ बेटी से हमारा वास्ता पड़ा था और पिछले 24 घंटों के दौरान में उनसे कुछ उन्स सा हो गया था और उन दोनों की हिफाजत भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था। लेकिन मेरे सारे अज़ाइम धरे के धरे रह गए। मेरा दिमाग बोझल हो रहा था। पूरे जिस्म में सनसनाहट फैलने लगी और नींद के बोझ से पलकें झुकने लगी। उस वक्त मुझे एक आवाज ऐसी सुनाई देने लगी जैसे कोई रो रहा। सन्नाटे में रोने की आवाज बड़ी पुरस्कार लग रही थी। मैंने सर को 2-3 झटके दिए और अंदरूनी दीवार में रोशनदान की तरफ देखने लगा। उसके दूसरी तरफ भी कमरा था और रोने की आवाज उसी तरफ से आ रही थी। मैंने जानकी और नाहिद की तरफ देखा। वो दोनों फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। मैंने बारी बारी उन दोनों को पुकारा मगर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। जानकी सो गई क्या? मुझे अपनी आवाज भी कुएं की गहराइयों से आती महसूस हो रही थी। मेरे हिलाने या पुकारने का जानकी पर कोई असर नहीं हुआ। मैं नाहिद की तरफ मुड़ा। उसी वक्त रोने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वो कोई औरत थी जो सिसकियां भर रही थी। मैंने रोशनदान की तरफ एक कदम बढ़ाया। अभी दूसरा कदम उठाने ही लगा था कि सनसनाहट पूरे जिस्म में फैल गई। टांगे बेजान हो गई और मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकता चला गया। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। आंख खुली तो पिछली दीवार के रोशनदान से आने वाली धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरी आंखें चंधिया सी गईं। मैं कुछ देर आंखें बंद किए पड़ा रहा। पूरे जिस्म पर बोझलपन और बेपनाह थकन का एहसास हो रहा था, जैसे मैं मीलों दूर से भागते भागते थक कर गिर गया हूँ। टांगे शल हो रही थी और दिमाग पर भी मनोबोझ लदा हुआ था। मैंने एक बार फिर आंखें खोल दी। जानकी, नाहिद और बबली उस कमरे में नहीं थी। मैं दरवाजे की तरफ लपका लेकिन एक झटके से रुक गया। मुझे अपना दिल कनपट्टियों में धड़कता महसूस हो रहा था। दरवाजे पर बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मुझे अपने आप को संभालने में कई मिनट लग गए। मुझे समझने में देर न लगी कि गुज़िश्ता रात हमारी चाय में बेहोशी की कोई चीज मिला दी गई थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। खारे पानी वाली झील के किनारे टूटे हुए मंदिर में सन्यासी वासुदेव से मेरा मुकाबला हुआ था। वो मेरे हाथों मारा जाता, लेकिन अपनी मौत को सामने देखकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं भी उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बेहद मक्कार निकला और हमें धोखे से यहाँ ले आया।
विजय ठाकुर को कल ही देखकर शुभहात ने मेरे जहन में जन्म लेना शुरू कर दिया था, और रात को उन औरतों की चीखने और रोने की आवाजें सुनकर तो मेरे शुभहात यकीन में बदल गए थे। मैं दरवाजे की सलाखों को दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ने लगा। वासुदेव, कहाँ हो तुम? 2 मिनट बाद ही 2 आदमी दरवाजे के सामने नमूदार हुए। एक तो वासुदेव था और दूसरा लंबा थड़ंगा आदमी जिसने एक हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थाम रखी थी। ये चेहरा मेरे लिए अजनबी था। शायद ये उन लोगों में शामिल था जो रात को इन 3 औरतों को लेकर यहाँ आए थे। क्या बात है, क्यों चीखता पड़ा है मूर्ख? वासुदेव ने गुर्राते हुए कहा। वो एकदम बदला हुआ था, चेहरे पर बड़ी करख्तगी और आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ गई थी। ये ताला खोलो, वो दोनों औरतें और बच्ची कहाँ हैं? वो तीनों आराम से हैं, और तू भी अपनी खैरियत चाहता है ना, तो आराम से बैठा रह। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी जान सबको प्यारी होती है मनुष्य। इस वक्त हम तेरे आगे हाथ न जोड़ता तो तू हमका मार देता। अपना जीवन बचाने का एक ही रास्ता था जो मैंने इख्तियार किया। मैं तुझे शहर का रास्ता दिखाने के लिए तो नहीं लाया था। तूने मंदिर में मार मार कर मेरा भुर्ता बना दिया था। वो मार मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर देख, मैंने उस मार का ऐसा बदला लिया है कि तू जिंदगी भर मार खाता रहेगा। वासुदेव बात करता हुआ दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गया। मैंने सलाखों में से अचानक हाथ निकालकर उसके बालों से पकड़कर उसे खींचा। उसको जोरदार झटका लगा। वासुदेव के मुंह से चीख निकल गई। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैंने एक जोरदार झटका दिया। वासुदेव घूम गया। उसकी पुश्त दरवाजे की सलाखों से लग गई। मैंने बड़ी फुर्ती से एक बाजू उसके गले में लपेट दिया और दूसरे हाथ से बदस्तूर उसके बाल जकड़े रखे। वासुदेव बुरी तरह उछल रहा था। उसके साथ आया हुआ गनमैन भी एक लम्हे को बदहवास हो गया। उसे शायद मेरी तरफ से किसी ऐसे इक़दाम की तवक्को नहीं थी। वो चंद सेकंड तो मबहूत खड़ा सब देखता रहा। फिर राइफल एक तरफ फेंक कर उसने भी दोनों हाथ मेरे बाजू पर जमा दिए। मगर वो नहीं जानता था कि मेरी ये गिरफ्त बाजू कटने के बाद ही छूट सकती थी। वासुदेव बुरी तरह पैर पटक रहा था। वो चीखना चिल्लाना चाहता था मगर उसकी आवाज घुट कर रह गई थी। गनमैन ने मेरे बाजू से अपने हाथ हटा लिए। वो बुरी तरह हाँप गया था। उसने लपक कर राइफल उठा ली और उसके बट से मेरे पेट पर वार करने लगा। लेकिन वासुदेव की गर्दन पर मेरी गिरफ्त ढीली नहीं हुई। मुझ पर जुनून सा तारी हो रहा था। गनमैन पीछे हट गया। उसने राइफल सीधी कर ली। उसकी नाल मेरे पहलू से लगाकर उंगली ट्रिगर पर रख दी। मैं समझ गया कि अब क्या होने वाला है, लेकिन मेरा जुनून कम नहीं हुआ और फिर उसने फायर करने की बजाय राइफल हटा ली और चीखता हुआ बाहर दौड़ गया। सिर्फ 2 मिनट बाद 3-4 आदमी दौड़ते हुए आंगन वाले दरवाजे से अंदर आए। फिर वो भी चीखते हुए आगे लपके। इस दौरान में मैं वासुदेव की मज़ाहमत खत्म हो चुकी थी। उसके दोनों बाजू पहलुओं में लटक गए थे। वो लोग चीखते चिल्लाते जैसे ही करीब पहुंचे, मैंने वासुदेव को एक झटके से छोड़ दिया। वो मिट्टी की बोरी की तरह भद से नीचे गिरा। मैंने सिर्फ एक लम्हे को उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें हल्कों से उबली पड़ी थी और जुबान बाहर लटक गई थी। 2 आदमियों ने वासुदेव को टांगों से पकड़कर दरवाजे से दूर घसीट लिया। मैं दरवाजे से हटकर पीछे वाली दीवार के साथ जा खड़ा हुआ और अपनी सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। एक आदमी वासुदेव पर झुका हुआ था। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका है, और मैं जानता था कि उसकी ये कोशिश बेकार थी। मेरी गिरफ्त में आने के बाद किसी के जिंदा बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो आदमी झटके से सीधा हो गया। ये मर गया है, इसने हत्या कर दी वासुदेव की। यह हत्यारा है, मारो इसे। गनमैन ने राइफल मेरी तरफ तान ली और उंगली ट्रिगर पर पहुंच गई। उसकी उंगली की मामूली सी हरकत मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकती थी। और अब जैसे मुझे भी होश आ गया। गुस्से और तैश में मैंने वासुदेव को मौत की घाट उतार दिया था। और अब मैं सोच रहा था कि ऐसा करके मैंने जानकी, नाहिद और बबली की कोई मदद नहीं की थी। मैंने आंखें बंद कर ली और गोली की आवाज का इंतजार करने लगा, लेकिन गोली नहीं चली, बल्कि एक और गरिशदार चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोल दी। वो विजय ठाकुर था जो दौड़ता हुआ अंदर आया था। गनमैन ने राइफल नीचे कर ली। मुझे जिंदगी के चंद लम्हे और मुस्तार मिल गए। गनमैन तेज तेज लहजे में विजय ठाकुर को बताने लगा। विजय वासुदेव की लाश पर झुक गया। उसकी जुबान अब भी बाहर निकली हुई थी और आंखें हल्कों से बाहर थीं। विजय ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसका सर एक तरफ ढलक गया। विजय ठाकुर उठ खड़ा हुआ। उसने दरवाजे के करीब आकर मेरी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो मुझे गोली मारने का हुक्म देगा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुड़कर अपने साथियों से कुछ कहा। गनमैन ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी मुंतखब की और ताला खोल दिया। गनमैन और विजय दरवाजे में खड़े रहे और 4 आदमी अंदर घुस आए। मैं समझ गया कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। उनका ख्याल था कि मैं ज्यादा से ज्यादा मज़ाहमत करूंगा
انہیں مجھ سے جارحانہ انداز کی توقع نہیں تھی، لیکن جیسے وہ میرے قریب پہنچے میں کسی طاقتور اسپرنگ کی طرف اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس طرح کھڑے کھڑے فلائنگ کک لگانا بڑی مہارت کا کام ہوتا ہے۔ اپنی جگہ سے اچھلتے ہی میں نے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے یل بھی کیا۔ کمرہ میری دھاڑ سے گونج اٹھا۔ میں نے ڈبل فلائنگ کک لگائی تھی۔ میرا ایک پیر ایک آدمی کے منہ پر اور دوسرا پیر دوسرے آدمی کے سینے پر لگا۔ وہ دونوں بلبلاتے ہوئے پشت کے بل جا گرے۔ میں بھی زمین پر گرتے ہی سنبھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے تیسرے آدمی کے پیٹ پر اسٹریٹ کک رسید کر دی۔ وہ پیٹ پکڑ کر چیختا ہوا دوہرا ہو گیا۔ البتہ چوتھے نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری ٹانگ پر زوردار ٹھوکر رسید کی۔ میں لڑکھڑایا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ جس شخص کے منہ پر کک لگی تھی اس کا شاید ایک دانت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے اچھل رہا تھا۔ جس کے سینے پر کک لگی تھی وہ سنبھل گیا تھا، البتہ تیسرا ابھی تک اپنا پیٹ پکڑے تھا۔ دو آدمی بیک وقت حملہ آور ہوئے۔ میں ان دونوں کو غچہ دے کر اپنے آپ کو بچا گیا۔ یہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ مجھے کھل کر اپنے حربی فن کے مظاہرے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں ان سے دور رہ کر مقابلے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ بھی محتاط ہو گئے تھے۔ دو آدمی مجھ سے لپٹ گئے۔ وہ مجھے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ایک کی پسلیوں میں کوہنی سے ضرب لگائی، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں دوسرے کی گردن بازو میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چوتھے آدمی نے پانی سے بھرا ہوا مٹکا اٹھا کر میرے سر پہ دے مارا۔ مٹکا میرے سر پر ٹوٹا اور میں سر سے پیر تک پانی میں شرابور ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کی گردن پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس آدمی نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑایا اور پھر وہ چاروں مجھ پر پل پڑے۔ پہلے تو میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک آدمی نے میرے گھٹنے کی پچھلی طرف ٹھوکر ماری۔ میں لڑکھڑا کر گرا اور پھر مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں اگرچہ بھرپور مزاحمت کر رہا تھا لیکن مجھے جو موقع ملا وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ چاروں تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ کنپٹی پر لگنے والے گھونسے سے میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ میں سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 2-3 گھونسے اور پڑے۔ میرے حواس مختل ہو گئے اور آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ میں تیورا کر نیچے گرا۔ گرنے کے بعد بھی میرے جسم پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش ہوتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا چلا گیا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ چیخوں کی وہ آواز مجھے میلوں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ آواز واضح ہوتی گئی۔ میرے حواس بتدریج بحال ہو رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے جسم پر صرف پتلون رہ گئی تھی۔ بنیاد تو چیچڑوں میں بدل کر میرے جسم سے الگ ہو گئی تھی۔ دبی دبی چیخوں کی وہ آواز اب واضح ہو گئی تھی۔ یہ آواز بیچ والی دیوار کے روشن دان سے اٹھ رہی تھی۔ میں اٹھ کر دیوار کے قریب پہنچا اور سر اٹھا کر روشن دان کی طرف دیکھنے لگا۔ روشن دان میرے قد سے تقریباً 4 فٹ اوپر تھا۔ میں نے اچک کر سلاخیں پکڑ لی اور اپنے جسم کو آہستہ آہستہ اوپر کھینچنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کو سلاخوں کے برابر کیا اور پھر دوسری طرف کا منظر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ 2 آدمی تھے جو ایک نازک اور دھان پان سی عورت کو دبوچے ہوئے تھے۔ یہ ان 3 عورتوں میں سے تھی جنہیں گزشتہ رات یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے کپڑے کمرے میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور وہ دونوں وحشی بھیڑیوں کی طرح سے نوچ رہے تھے۔ وہ عورت اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ میں زیادہ دیر یہ منظر نہ دیکھ سکا۔ سلاخیں میرے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور میں نیچے گر پڑا۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا جانکی اور ناہید کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے اس طرح بیٹھے شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا کہ قدموں کی آہٹ سن کر میں نے سامنے دیکھا۔ 2 آدمی دروازے کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں رائفل تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں پیتل کا تھال جس میں کھانا رکھا تھا اور پانی کا گلاس۔ میں اٹھ کر دروازے کے قریب آ گیا۔ پیچھے ہٹو، اس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ، گن مین نے رائفل تان کر غراتے ہوئے کہا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ واسودیو کے تجربے کے بعد وہ لوگ کوئی نیا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ جانکی اور ناہید کہاں ہیں؟ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو، بہت پچھتاؤ گے۔ شکر کرو کہ وجے ٹھاکر کی وجہ سے تیری جان بچ گئی۔ ویسے تو ہے بڑا جیدار آدمی، فولاد بھرا ہوا ہے تیری باہوں میں۔ تو نے جس طرح واسودیو کی گردن مروڑی ہے نا، وہ سب کے لیے حیرت کی بات ہے۔ وہ سانڈ تو 4 آدمیوں کے قابو میں بھی نہیں آتا تھا۔ گن مین نے مجھے جواب دیا۔ وہ تھا ہی اس قابل، اس نے دھوکہ کیا تھا ہمارے ساتھ۔ اسے تو اس سے بھی زیادہ بھیانک موت ملنی چاہیے تھی۔ ویسے تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں عورتیں کہاں ہیں؟ تمہاری دونوں عورتیں ابھی تک خیریت سے ہیں، انہیں کسی نے چھوا تک نہیں۔ شکر کرو واسودیو ہم میں سے نہیں تھا، اگر وہ ہمارا ساتھی ہوتا نا تو تیرے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن تیری وجہ سے ہمارا پروگرام غارت ہو گیا۔ کیسا پروگرام؟ کل صبح منڈی لگنے والی ہے، ہمیں آج وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، پر تیرے ہاتھوں واسودیو کی ہتیا کی وجہ سے ہمیں آج کا دن یہاں رکنا پڑا۔ اب تم یہ بھوجن کر لو، اور ایک بات کا خیال رکھنا، اگر اب تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی نا تو زندہ نہیں بچو گے۔ تم لوگ بھی ایک بات یاد رکھنا، اگر میری ساتھیوں کو کچھ ہوا
तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक की गर्दन मरोड़ दूंगा। गनमैन मुझे घूर कर रह गया और फिर वो दोनों वहां से चले गए। साथ वाले कमरे से अब भी औरत की सिसकियों और आहों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उचक कर रोशनदान की सलाखों को पकड़ा और दूसरी तरफ देखने लगा। कमरे में उस औरत के सिवा और कोई नहीं था। वो घुटनों में सर्दी सिसकियां भर रही थी। दूसरी तरफ की एक खिड़की से आने वाली धूप बराह रास्त उस पर पड़ रही थी। उसके बाएं बाजू पर कंधे से जरा नीचे खून का धब्बा भी साफ नजर आ रहा था। क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? मैंने हौले से उसे पुकारा। उसने चौंक कर घुटनों पर रखा सर उठाया और वहशियाना नजरों से इधर उधर देखने लगी। इधर, तुम्हारे सामने वाली दीवार के रोशनदान में। मेरी आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वहशत कुछ और बढ़ गई। कौन हो तुम? कैदी। यहाँ तुम्हारे अलावा दूसरी औरतें भी हैं। वो कहाँ है? पता नहीं, पर तुम कौन हो? मैं भी इन वहशियों की कैद में हूँ। मेरे साथ 2 औरतें थी। इन लोगों ने धोखे से हमें अपना कैदी बना लिया और उन औरतों को मुझसे अलग कर दिया। उनके साथ? मेरे हाथ सलाखों पर फिसल रहे थे। मैं जुमला अधूरा छोड़कर अपनी गिरफ्त जमाने की कोशिश करने लगा, मगर हथेलियों में पसीने की वजह से गिरफ्त कायम न रख सका और नीचे जा गिरा। मैंने मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखा और फिर एक कोने में घड़ौंची और उसके करीब लकड़ी का एक स्टूल देखकर मेरी आंखें चमक उठी। स्टूल तकरीबन 2 फुट ऊंचा था, जिसे मैंने उठाकर दीवार के करीब रखा और उसके ऊपर घड़ौंची रख दी। मैं घड़ौंची पर खड़ा हो गया। दोनों चीजें खासी पुरानी थी। उनके चूल्हे हिल रही थी। मैंने घड़ौंची पर खड़े होकर रोशनदान की सलाखों को थाम लिया और अपना ज्यादा बोझ हाथों पर ही रखा। अब मेरा चेहरा रोशनदान के सामने था। वो औरत अब भी सामने वाली दीवार के साथ बैठी इसी तरफ देख रही थी। क्या तुम उन 2 औरतों के बारे में कुछ जानती हो? उनके साथ एक बच्ची भी थी। वो सब दूसरे मकान में है। तुम कौन हो? ये लोग तुम्हें कहाँ से लाए हैं? इन्होंने मुझे रंगपुर से धोखे से उठाया। रंगपुर? क्या तुम रंगपुर के रहने वाली हो? ये कहाँ है? रहने वाली तो मैं अहमदाबाद की हूँ। अपने घर वालों के साथ सैरो तफरी के लिए आई थी। 3 दिन पहले कुछ तारीखी इमारतों की सैर करते हुए मैं घर वालों से बिछड़ गई। मैं उन्हें तलाश करती फिर रही थी कि एक आदमी ने मेरे करीब आकर बताया कि मेरे घर वाले डाक बंगले में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उसके साथ डाक बंगले में आ गई। वहां मेरे घर वाले नहीं थे, अलबत्ता 2 आदमी और थे। मैं समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और फिर कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। उन्होंने पहले मुझे जंगल में वाक़ई किसी मकान में रखा। वहां 2 औरतें और भी थी। कल रात के लोग हमें ऊँटों पर लाद कर यहाँ ले आए। मेरे माता पिता ना जाने के साल में होंगे। ये इंसान नहीं, दरिंदे हैं। देखो उन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है। उसकी उम्र 22-23 के लगभग रही होगी। दुबली पतली, नाजुक सी, चेहरे के नक्कुश बड़े तीखे और जाज़िबे नजर थे। मोटी मोटी स्याह आंखें जिनमें बेपनाह वहशत भरी हुई थी। बाल लहरिएदार और गर्दन तक कटे हुए थे। मैं कुछ कहना चाहता था कि दरवाजे की तरफ हुर्राहट सुनकर चौंक गया। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वही गनमैन था जो पहले भी आ चुका था। देख लिया लौंडिया को? साली पट्टे पे हाथ भी न धरन देवे थी, उसने मेरी तरफ देखकर कहा। उसके होंठों पर मकरू सी मुस्कुराहट थी। तुम लोग इंसान नहीं, दरिंदे हो। इसी दौरान में बेख्याली में घड़ौंची पर ज्यादा बोझ पड़ गया और वो मेरे पैरों के नीचे से फिसल गई। मैं रोशनदान की सलाखों से लटका रह गया। फिर मैंने हाथ छोड़ दिए और नीचे कूद गया। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अपनी खाल बचा भाया। विजय ठाकुर को पता नहीं तुझसे इश्क क्यों हो गया है। वो ना होता ना, तब तक तेरा 3-5 हो चुका होता। ज्यादा होशियार मत बन। विक्रम तुम पर बहुत गर्मी खाए हुए। तूने उसका दांत जो तोड़ दिया ना, उसे मौका मिल गया ना तो वो तेरी गर्दन तोड़ देगा। और तूने भोजन नहीं किया, पसंद नहीं आया क्या? मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। वाह भाई, इतनी मार खाने के बाद भी अकड़ नहीं गई तेरी। कोई बात नहीं, सब कुछ भूल जाएगा। मैं कुछ कहना चाहता था कि रोशनदान की तरफ से उस औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दी। नहीं, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं पिछली दीवार की तरफ लपका और उचक कर रोशनदान की सलाखों से लटक गया। 2 आदमी उस औरत को घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो दोनों वहशी उसे कमरे से बाहर ले गए। मैं नीचे उतर आया। गनमैन भी जा चुका था। दरवाजे के अंदर की तरफ रखा हुआ खाने का थाल भी गायब था। उसने मौका पाकर थाल बाहर खींच लिया था। अलबत्ता पानी से भरा हुआ ग्लास वहीं रखा था। वो दिन गुजर गया।
میں دروازے کے قریبی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ اس دوران میں کسی عورت کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ڈاکو اس طرف آیا۔ صورتحال عجیب پیچیدگی اختیار کر گئی تھی۔ نہ جہاز کو حادثہ پیش آتا، نہ ہم اس مصیبت میں گرفتار ہوتے۔ شام کا اندھیرا پھیل گیا تھا، کمرے میں مچھر بھن بھنانے لگے تھے۔ قدموں کی آواز سن کر میں چونکا اور بائیں طرف سے مدھم سی روشنی دکھائی دینے لگی جو بتدریج واضح ہوتی چلی گئی۔ وہ دونوں وہی آدمی تھے جو دن میں بھی آ چکے تھے۔ ایک گن مین تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں کھانے کا تھال تھا۔ وہ دونوں دروازے سے چند فٹ دور ہی رک گئے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ آگے نہیں آئیں گے، اسی لیے میں دروازے کے قریب سے اٹھ کر سامنے والی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم میں سے کسی کے پاس ماچس ہے تو دے دو، لالٹین جلانی ہے، میں نے کہا۔ گن مین نے جیب سے ماچس نکال کر سلاخوں میں سے میری طرف اچھال دی۔ میں نے لالٹین جلا کر ماچس باہر پھینکی۔ انہوں نے کھانے کا تھال اندر سرکایا، ماچس اٹھا کر جیب میں رکھی اور دونوں کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے۔ میں نے تھال اپنی طرف سرکا لیا۔ توے کی پکی ہوئی 2 موٹی موٹی روٹیاں، ایک کٹوری میں اچار اور اونٹ کے گوشت کے تلے ہوئے قتلے تھے جن میں سے ہلکی سی بساند آ رہی تھی۔ میں 2 دن سے واقع سے تھا۔ اپنے حقیقی دشمنوں سے نمٹنے کے لیے مجھے جسمانی طاقت کی ضرورت تھی اور یہ توانائی کھانے پینے سے ہی حاصل ہو سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ کھانے کے بعد میں ساتھ والی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سناٹے میں کسی وقت کسی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنائی دے جاتی اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی۔ وہ شاید آدھی رات کا وقت تھا۔ نسوانی چیخ کی وہ آواز سناٹے کو چیرتے ہوئی دور تک پھیل گئی۔ میں اچھل پڑا۔ چیخ کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ فضا شیطانی قہقہوں سے گونج اٹھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ وحشی پھر کسی عورت کو بھنبوڑنے لگے تھے۔ وہ نسوانی چیخ پھر سنائی دی، لیکن اس مرتبہ آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ میرے ذہن میں نہ ہی تو جانکی کا خیال ابھرا۔ چیخ کی آواز سے میں پہچان نہیں سکا کہ وہ ان دونوں میں سے کون ہو سکتی ہے۔ میں اٹھ کر دروازے کے قریب گیا اور سلاخوں کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ سلاخوں پر پھسلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں باہر کے کنڈے میں لگے ہوئے تالے سے مس ہوئی تو میں غیر ارادی طور پر تالے کو ٹٹولنے لگا۔ میرے ذہن میں اچانک ہی جھماکا سا ہوا۔ مجھے بینکاک کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب میں تھائی اور جانکی کے ساتھ چیانگ را سے واپس آیا تھا تو بینکاک ایئرپورٹ پر دارا کے آدمیوں نے ہمیں ایک وین میں اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وین کے دروازے لاک تھے۔ اس وقت میری نظریں وین کے ایک دروازے کے لاک پر مرکوز ہو گئی تھی اور لاک کھل گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری نظروں کی یہ پراسرار قوت میرے اندر پوشیدہ چی کی وجہ سے تھی یا اس کا سبب کچھ اور تھا۔ بہرحال میں نے اس وقت بھی اسی سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور تالے کو ہاتھ میں پکڑ کر نظریں اس پر جما دی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں کلک کی ہلکی سی آواز ابھری اور تالا کھل گیا۔ میں نے بڑی آہستگی سے تالے کو کنڈے سے نکال کر ایک سلاخ میں اٹکا کر کنڈا کھول دیا اور آہستگی سے باہر نکل آیا۔ دوسرا قدم اٹھاتے ہی میں رک گیا۔ کمرے میں واپس جا کر لالٹین بجھائی اور دروازہ بند کر کے تالا کنڈے میں اٹکا دیا۔ گہری تاریکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ آنگن کا باہر والا دروازہ کس طرف ہے۔ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اسی لیے میں تیز تیز قدم اٹھاتا چلتا رہا۔ دروازے کو باہر سے کنڈا لگا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دیوار 6 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں اچک کر اوپر چڑھ گیا اور بڑی آہستگی سے دوسری طرف کود گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور باہر درختوں کی وجہ سے تاریکی کچھ زیادہ گہری ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جانکی وغیرہ کو کس مکان میں رکھا گیا ہے۔ میں بھی انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ گھوٹی گھوٹی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ اس چیخ سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ وہ شیطان کس کمرے میں تھے۔ میں دبے قدموں اسی طرف چلنے لگا۔ یہ مکان بھی پہلے جیسا ہی تھا، آنگن اور پچھلی طرف کمرے۔ آنگن کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں دیوار پر چڑھ کر بڑی آہستگی سے دوسری طرف کود گیا۔ اس آنگن میں بھی نیم کے 2 درخت تھے۔ میں چند لمحے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا، پھر محتاط انداز میں چلتا ہوا ایک درخت کے نیچے رک گیا۔ آنگن کافی کشادہ تھا جس کے آخر میں غالباً 2 کمرے تھے۔ میں آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک آواز سن کر رک گیا۔ اب میں چلتا ہوں، تم لوگ رات بھر اس چھوکری سے کھیل مت کرتے رہنا، سویرے جلدی جانا ہے۔ یہ وجے ٹھاکر کی آواز تھی۔ اس کے چند ہی سیکنڈ بعد ایک انسانی حوالہ اس طرف آتا دکھائی دیا۔ میں درخت کے تنے کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ تنا اگرچہ زیادہ موٹا نہیں تھا، لیکن یہاں گہری تاریکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وجے ٹھاکر مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ وجے مجھ سے 4-5 فٹ کے فاصلے سے گزر گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ وہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ میں درخت کی آڑ سے نکل کر آہستہ آہستہ اس طرف چلنے لگا جس طرف سے وجے ٹھاکر آیا تھا۔ اس طرف 2 ہی کمرے تھے۔ پہلے کمرے کا دروازہ کھلا تھا مگر اندر تاریکی تھی۔ البتہ دوسرے کمرے میں روشنی تھی اور دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ اندر سن شیطانوں کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ پھر ایک روتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ خدا کے لیے
छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगी, छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। मुझे नाहिद की आवाज पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। मैं दरवाजे के करीब दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि अंदर कितने आदमी हैं। मैं मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। फिर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे की दूसरी तरफ 3-4 फुट आगे 2 राइफलें दीवार के साथ खड़ी थीं। मैंने अपना सांस रोका और आहिस्ता आहिस्ता आगे सरकने लगा। फिर बड़ी तेजी से दरवाजे के सामने से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गया और एक राइफल उठा ली। ए, कौन है इधर? अंदर से एक आवाज सुनाई दी। मैं दोनों हाथों में राइफल थामे दरवाजे के सामने आ गया। उस वक्त एक आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वो शायद ये मालूम करना चाहता था कि दरवाजे के सामने से ये कौन गुजरा है, लेकिन मुझे देखकर वो इस तरह बेहिस हरकत हो गया जैसे पत्थर का बन गया हो। उसकी आंखों में बेपनाह वहशत उभर आई थी। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर पूरी कुव्वत से राइफल का बट उसे दे मारा। वो बिलबिलाता हुआ पीछे उलट गया। कमरे में 2 आदमी और थे, जिनमें से एक ने जमीन पर पड़ी हुई नाहिद के हाथों को सर के पीछे ले जाकर गिरफ्त में ले रखा था। दूसरा किसी खूनी भेड़िए की तरह नाहिद को भंबोड़ रहा था। अपने साथी की चीख सुनकर वो दोनों चौंक गए। पहला आदमी नाहिद के हाथ छोड़कर तेजी से पीछे हट गया। मैंने दूसरे आदमी के कंधे पर राइफल के बट को जोर से मारा। वो भी चीखता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। नाहिद, उठो, जल्दी करो। मेरी आवाज सुनकर नाहिद ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में बेपनाह वीरानी थी, लेकिन सूरत हाल का इदराक करते ही उसकी आंखों में जिंदगी की चमक लौट आई। वो बमुश्किल तमाम उठ सकी। मैंने उन तीनों को राइफल की जद पर ले रखा था। उन तीनों के चेहरों पर बेपनाह खौफ था। वो लोग दू बदू लड़ाई में मेरी कुव्वत का अंदाजा लगा चुके थे। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। नाहिद, वो चादर उठाकर ओढ़ लो और इस तरफ आ जाओ। नाहिद ने चादर ओढ़ ली और मेरे करीब आ गई। मैंने कुछ देर पहले यहाँ से विजय ठाकुर को वापस जाते देखा था, और फिर नाहिद की हालत देखकर कोई अहमक भी समझ सकता था कि उसका दामन इस्मत तार तार हो चुका है। मार दो इन्हें, मार दो इन्हें मेरे भाई, भून दो इन्हें गोलियों से। ये इंसान नहीं, खूंखार दरिंदे हैं। इन 3 दिनों में उन्होंने हम औरतों को बुरी तरह रौंदा है। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल कांप कर रह गया। मेरे जहन में जानकी का ख्याल उभरा। हमें मारकर भी तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। हम नहीं जानते हैं कि तुम इस कोठरी से बाहर कैसे निकले। यहाँ तक चले आने को अपनी कामयाबी मत समझो। मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही है, लेकिन अगर तुम बंदूक फेंक कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। फेंक दो बंदूक। नहीं भाई, बंदूक मत फेंकना, कि दरिंदे तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं वचन देता हूँ कि तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। उस शख्स ने मेरी तरफ देखकर कहा। बात करते करते उसकी नजरें मेरे पीछे की तरफ उठ गईं। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभर आई। उसी लम्हे मुझे अपने अक़ब में हल्की सी आहट सुनाई दी। मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, मगर मुझे देर हो गई थी। मेरे कंधे पर लगने वाली ज़रब खासी जोरदार थी। मैं बुरी तरह लड़खड़ा गया। संभलने की कोशिश करने से पहले ही वो आदमी चील की तरह मुझ पर झपटा, जिसने मुझे बंदूक फेंकने का मशवरा दिया था। उसी वक्त नाहिद की जोरदार चीख सुनाई दी। दरवाजे से मुझ पर हमला करने वाले ने उसे भी किसी भारी चीज से ज़रब लगाई थी और वो चीखती हुई जमीन पर गिर गई थी। मेरा हरीफ मुझसे राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था और उसने राइफल पर अपनी गिरफ्त मजबूत भी कर ली थी। मैंने उसे पैरों पर उछालने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। उसके बरक्स उसने मुझे एक तरफ धकेल दिया। उसका एक साथी ठोकरों से भी मेरी तवाज़ो कर रहा था। राइफल के ट्रिगर वाले हिस्से पर मेरे हरीफ का हाथ आ गया और फिर खींचातानी में उसकी उंगली से ट्रिगर दब गया। गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही नाहिद की खौफनाक चीख भी फिजा में गूंज उठी। वो जद में आ गई थी और राइफल से निकलने वाली गोलियां उसके जिस्म में बेवस्त हो गई थी। मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसके बदन से खून के कई फव्वारे फूट पड़े थे और फिर उसी लम्हे मेरी खोपड़ी के पिछले हिस्से पर जोरदार ठोकर लगी और उसके साथ ही मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। वही कमरा था और मैं फर्श पर तकरीबन औंधा पड़ा था। ये कमरा नाहिद का मख्तल बना था। फर्श के एक बड़े हिस्से पर खून फैला था जो जमकर स्याह हो चुका था। नाहिद की लाश वहां से उठा ली गई थी। बेहोश होने से पहले मैंने उस शख्स का चेहरा देख लिया था जिसने दरवाजे के बाहर से मुझ पर हमला किया था। वो विजय ठाकुर था। मैं फर्श पर फैले खून के उस धब्बे को घूरते हुए सोच रहा था कि मंदिर के खंडर में सन्यासी वासुदेव से तसादम के बाद कदम कदम पर शिकस्त मेरा मुकद्दर क्यों बन गई थी। क्या मेरी सलाहियतें दम तोड़ रही थी? मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ती चली गई और फिर बाहर से किसी के खांसने की आवाज सुनकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। वो आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। कमरे में लालटेन की जर्द रोशनी फैली थी।
بائیں طرف روشن دان سے بہت مدھم سا اجالا دکھائی دے رہا تھا، جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ رات بیت چکی تھی اور دن طلوع ہونے والا تھا۔ چند منٹ اور گزر گئے اور پھر باہر سے اونٹوں کے بلبلانے کی آواز سنائی دی، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد 2-3 آدمیوں کی بھی زور زور سے بولنے کی آواز میری سماعت سے ٹکرانے لگی۔ دروازے کے باہر ایک بار پھر کھانسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک بار پھر پہلو بدلا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی دوران میں باہر قدموں کی آواز سنائی دی جو قریب آ کر رک گئی، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ یہاں پر ایپیسوڈ 6 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 7 سماعت فرمائیں۔